राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी। यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। फाई देने के बाद डराया जाता है कि आप अपना बयान चेंज करिए, आप अपना केजीएमयू के लिए बयान दीजिए, वरना आपको हम नौकरी से निकाल देंगे। 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा क्यों नहीं? आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसमें एक मिनट, इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट भी हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग एज प्रशासनिक उससे कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया उसने 17 पेज का, 17 पेज, 1 नहीं 2 नहीं 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। तीसरी बात, जब उसको इतनी बार पीटा गया, इतनी बार मारा गया, तब भी जो है उसने रमीज की माँ का नाम भी लगाया जो कि कन्वर्जन में उसके साथ मिली हुई थी। इतना होने के बावजूद जब इस मामले पे आप लोगों ने सबने हल्ला किया, सारे लोगों ने प्रशासनिक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़िता से जब बात करी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब वो भाग गया तो आपका मतलब क्या होगा? उसके ऊपर तो महाराज जी ने जो है वारंट धर दिया है ना, 25,000 रुपए का इनाम ही वो डकैत हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात क्यों हो रही है, केजीएमयू की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? दूसरा विषय मेरे पास आज जिसकी वजह से मैं लेट होकर के आई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये प्रकरण क्या था। आज इस प्रकरण की वजह से आई क्योंकि एक यहाँ पे मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ मीडिया के सामने क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई? मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजय राटकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद
संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इस पे दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है, जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है, इस पे मुझे जवाब चाहिए। और ये कॉपीज मैं आप सभी को दूंगी क्योंकि ये मास मेरे पास लिखित आई है। 2 साल तक बिना लाइसेंस के किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप जो है किसी तरीके से ब्लड बैंक चलाए। यहाँ 2 साल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में महिलाओं को जब ये ब्लड सप्लाई हुआ, कितनी डेथ्स हुई, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस पे जांच होगी और हम ये अश्योर करेंगे कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके की लापरवाही हुई है और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये सारा आपको जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और एक ये जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल टू ब्लड स्टोरेज सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हम सबको जानना अति आवश्यक है। विशाखा कमेटी में पीड़िताओं के मामले में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है? क्यों लगातार विशाखा कमेटी की रिपोर्ट हमारी संदिग्ध पाई जाती है? क्यों ब्लड स्टोरेज हमारा बंद हो गया था? क्यों केजीएमयू की महिला पीड़िताओं का महिला आयोग में आने से क्यों रोका जाता है? इस तरीके की बात और प्रेशर करके जो 8 लोगों ने गवाही दी गई, जिन 8 से 9 लोगों ने जिन्होंने गवाही दी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको गवाही देने के बाद डराया जाता है कि आप अपना बयान चेंज करिए, आप अपना केजीएमयू के लिए बयान दीजिए, वरना आपको हम नौकरी से निकाल देंगे। बिल्कुल, आदरणीय राज्यपाल महोदय को मैं ऑलरेडी पत्र लिख चुकी हूँ और महामहिम को भी मैं ये बात खुद स्वयं जाकर के भी बताऊंगी। आज क्योंकि मेरे को यहाँ आना था, मेरे साथ इस तरीके का खुद ही घटनाक्रम हुआ जहाँ 10-15 मिनट तक मुझे बाहर खड़ा किया गया। यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो प्रशासन ने केजीएमयू को प्रशासनिक सुविधाएं दे रखी हैं, वो लोग खुद कह रहे थे कि इनको खोल देना चाहिए था दरवाजा, वरना इतना जो हाय हल्ला हुआ है वो नहीं हुआ होता। और अभी भी बहुत अच्छे से बात करने के लिए आई थी। ये काम बहुत गलत किया है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, एक वाइस चेयरपर्सन को इस तरीके से काम करा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की क्या रिस्पेक्ट होती होगी यहाँ पर, बीइंग अ महिला, महिलाओं के प्रति क्या उनका रुख है, ये समझ में आ रहा है। लिखित उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है हमें कि उसने कब कहाँ शिकायत करी, कब कहाँ वो गई और कितनी जगह से उसको दबा देने का प्रयास किया गया। दूसरा भी एक केस खुला है, दूसरे केस में भी धर्मांतरण का विषय नहीं है, परंतु आपके सामने वो लखनऊ का ही केस है जहाँ कैसरबाग में एडमिट है वो बच्ची, और दोनों पक्षकार जो है एक ही धर्म से हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो केजीएमयू है इतना प्रतिष्ठित, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को, देश भर से यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी, खास तौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी बिल्कुल
कदापि खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अपर्णा यादव जिंदाबाद। समय नहीं लिया गया मैंने सबसे पहले रजनीश जी यही बोला कि क्या मुझे आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा, या मुझे क्या किसी तरीके से समय लेने की आवश्यकता है? आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कुलपति हैं, आपकी प्रतिबद्धता है मिलना। और हमारे कोई जो है, जब हम किसी के पास आएंगे, हमने ये बात लिख करके भी सबको बोली थी कि हम जरूर मिलने के लिए जाएंगे। और अगर वो कह रही हैं इस बात की कि हमें कोई सूचना नहीं थी, तो आपके सारे प्रॉक्टर ने, आपने जितने भी ये जो सब लोग थे, ये क्यों बोला मुझे 10 मिनट खड़ा करने के बाद कि हम तो आपको रिसीव करने के लिए आ रहे थे? अगर रिसीव करने के लिए आ रहे थे, इसका मतलब उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ से भागी क्यों अभी? तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे मिली क्यों नहीं? यहाँ से भाग गई अभी। जवाब नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि अभी सब तार का उनका जितना है पोथा पत्री सब खुल रही है। इस पूरे प्रकरण में नहीं हुई, जैसे ही हो वैसे ही निकल गई, भाग गई यहाँ से। और सबसे माननीय जी को 20 मिनट तक वेट किया गया, उसके बाद माननीय जी को मजबूरन ये कार्य करना ये पड़ा। प्रेस इसलिए ही मैं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझसे मिली नहीं। अगर हो सकता है कि वो मिलती, हमारी आपस में साझेदारी से बात होती, हमारी एक ऐसी बात होती जहां पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाते, तो हो सकता है हम प्रेस भी ना करते। परंतु उनका इस प्रकार का जो रुख है वो दिखाता है और दर्शाता है कि उन्होंने किस प्रकार के कृत्य किए हैं। और मैं समझती हूँ कि विधि सम्मत और न्याय संगत काम प्रदेश सरकार जरूर करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सचेत है इन सभी मामलों में, और खास तौर से महिला उत्पीड़न में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है स्वस्थ भारत का महिलाओं के लिए। जब वो इतना काम कर सकते हैं तो इस बात का भी संज्ञान पूर्ण रूप से लेंगे। और महामहिम राज्यपाल जी के बारे में आप सब लोगों को पता है कि वो कितनी दूरगामी दृष्टि की महिला है, कितनी जुझारू रूप से वो राजनीति में आई है, कितना उन्होंने संघर्ष किया है। उनको भी पता है, अगर वो इस बात को जानेंगे कि ये तब चीजें क्यों हो रही थी और प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया, तो वो भी इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को KGMU की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है। और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है। साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर DCP पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया।